हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के अकॉर्डिंग। बहुत बार मोस्टली ऐसा होता है कि बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है उसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और उन्हीं को जो रिपीट प्रश्नों को हमें मिल जाते हैं। साथ ही ये हमें उससे फ़ायदा हो जाता है, जो हम पेपर दूसरा सब्जेक्ट का दूसरे ईयर का हम सॉल्व कर रहे होते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है। उसी आधार पर हम जो नेक्स्ट तैयारी करते हैं, तो उसी आधार को लेकर हम अगर तैयारी करते हैं तो हमारे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी उद्देश्य को लेकर ये पेपर सॉल्व कर रही हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा, और जिनको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। और ठीक है, और साथ में अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें अपने क्वेश्चन जो अलग लगता है, हटके लगता है, उसे अपने नोट जरूर करते चलें अपने नोट में। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, बाबूराव पडारकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबूराव पडारकर के, बहुत बार ये रिपीट हुआ है ये प्रश्न एग्जाम में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर मेंशन करें अपने नोट्स में। ऑप्शन है दैनिक जागरण है, दैनिक आज है, अमर उजाला और हिंदुस्तान। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा इसमें सेकंड वाला दैनिक आज। जो है दैनिक आज विष्णुराव पडारकर जो इसके दैनिक संपादक रहे हैं। ठीक है, साथ ही इसके साथ छोटी सी व्याख्या है। कुछ कुछ प्रश्नों में हमने व्याख्या को रखा है, सारे प्रश्नों में व्याख्या हमने नहीं रखी है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती है, और जिनमें व्याख्या की ज़रूरत है उनको हमने इसमें व्याख्या को मेंशन किया है। और तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो प्रश्न उनको हटके लगता है उसे व्याख्या सहित ही अपने नोट्स में मेंशन करें। ठीक है, तो आंसर इसका सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, दैनिक आज। छोटी सी व्याख्या है, बाबूराव विष्णु पडारकर दैनिक आज पत्र के संपादक थे। ठीक है, 5 सितंबर 1920 से लेकर 1924 तक संपादक रहे। इसके साथ ही बाद में ये प्रधान संपादक बने थे। ठीक है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ी व्याख्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। प्रश्न को थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाएंगे, ज़्यादा व्याख्या ज़्यादा डिटेल करवाने से प्रश्न ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, थोड़े से ही प्रश्न बन पाते हैं और टाइम निकल जाता है। तो कोशिश ये करूँगी कि प्रश्न ज़्यादा सॉल्व हों और व्याख्या को थोड़ा सा कम हम डिटेल देंगे। जहाँ ज़रूरी होगा डिटेल का तो वहाँ ज़रूर करेंगे, लेकिन नॉर्मली डिटेल कम रहेगा। ठीक है, और तो चलिए दूसरा प्रश्न है, इसमें से सफल शब्द का विलोम है। तो आप लोग सभी जानते हैं सफल का असफल होता है, विफल होता है, और निष्फल होता है, कुफल नहीं होता है। आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है तीसरा, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र किसकी कहानी है। कहानी के लेखक हमें बताने हैं धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के। ऑप्शन है महेश सिंह है, कमलेश्वर है, हिमांशु जोशी, दूधनाथ है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। दूधनाथ के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य जगत, कहानी साहित्य जगत में दूधनाथ अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आप इनको जरूर तैयार करें, कोई ना कोई प्रश्न इनसे हमेशा हर एग्जाम में बनता है दूधनाथ का, तो आप इनको जरूर मेंशन करें अपने नोट्स में। इसके बाद नेक्स्ट है, मैंने आम खाया इस वाक्य में काल को प्रदर्शित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नॉर्मल है। तो आम खाया के लिए कौन सा है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है। तो हमें काल बताना है सिर्फ, तो खाया के लिए भूतकाल बनता है, सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सा प्रश्न है। ठीक है, साथ ही छोटी सी इसमें एक व्याख्या मेंशन की है, मैंने आम खाया। यह वाक्य भूतकाल को प्रदर्शित करता है, ये सभी लोग जानते हैं। दरअसल इस वाक्य में आसन्न भूत है, आसन्न भूत में क्रिया की समाप्ति तत्काल सूचित होती है। मैंने मतलब ये वो जो भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं, उन्हीं 6 भेद में एक होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में ये होता है कि तुरंत जस्ट समाप्ति होती है कार्य की, उसी को हम आसन्न भूतकाल की संज्ञा देते हैं, आसन्न भूतकाल में उसको रखते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को ये समझ आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंद्र जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है। महत्वपूर्ण है, हिंदी नई चाल में ढली, बहुत ही बार ये रचना आती है, बहुत बार आई है एग्जाम में, तो इसको जरूर अपने नोट्स में नोट करें। पूछा है किस रचना में ये संकलित थी, और ये किस भारतेंद्र जी की ये पंक्तियाँ। तो
ऑप्शन है भारत दुर्दशा है, कालचक्र, अंधेर नगरी और बादशाह दर्पण। तो आंसर इसका हो जाएगा बी सही। कालचक्र में इन्होंने ये लाइन को लिखा है, इस पंक्ति को लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली, क्योंकि इसमें भारतेंदु जी ने हिंदी नई चाल में ढली इसलिए कहा है कि भारतेंदु जी ने हमारे हिंदी साहित्य जगत में, भाषा विज्ञान जगत में, नाट्य साहित्य जगत में बहुत भूमिका निभाई है और बहुत ही बदलाव किए हैं। ठीक है, इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी इसकी व्याख्या खास नहीं है, छोटी सी है। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु जी की पंक्ति उनकी रचना कालचक्र से ली गई है। उन्होंने अपनी पुस्तक कालचक्र में लिखा है हिंदी नई चाल में ढली। जो इसका जो सन है वो है 1873। बहुत बार क्या होता है कि इसका केवल इसका समय पूछ लिया जाता है, कितने कौन से समय की थी, या फिर कालचक्र कौन से समय की रचना है, या फिर ये भी पूछा जाता है। एक बार प्रश्न आया था कि हिंदी नई चाल में ढली का समय क्या है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ये प्रश्न था, उसमें ये प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न में, वो पेपर में। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप 18 जो इसका डेट है 1873 आप ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, इसके बाद प्रश्न दूसरा है, ढेलों सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित कीन खेल कर जानी हो। ये पंक्तियाँ, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बहुत अच्छी पंक्ति हैं और बहुत बार क्या मोस्टली हर एग्ज़ाम में ये पंक्ति रिपीट होती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन पंक्तियों को आप ज़रूर याद मतलब नोट्स में लिखें और याद भी रखें। ठीक है, तो हिंदी नहीं वो सॉरी ढेल सो बनायात ये हैं, ऑप्शन हैं ठाकुर हैं, घनानंद हैं, भिखारी हैं और देव हैं। ये चार प्रमुख कवि हैं। तो इन चारों में से जो आंसर है इसका वो है ठाकुर। ठाकुर के द्वारा ही लिखाई गई ये पंक्तियाँ हैं, ढेल सो बनायात मिलत सभा के बीच लोगन कबत्त कीन खेल कर जानी हो। ये पंक्तियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, बहुत बार रिपीट होती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, दूसरी भी पंक्तियाँ हैं, दिवस का अफसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ये प्रमुख छंद वो पंक्तियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो एक इनका महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, महाकाव्य पूरा ही लिख देती हूँ, महाकाव्य उसका काव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, बहुत बार रिपीट हुई हैं ये पंक्तियाँ भी। तो लेकिन इसमें छंद पूछा है, तो छंद हमको बताना है इन पंक्तियों का। ऑप्शन है वंश स्थल है, द्रुत विलंबित है, दुर्मिल है और वसंत लिखा है। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंद है इस प्रमुख पंक्तियों में। तो देख लेते हैं क्या होता है द्रुत विलंबित छंद, किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं उसको। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की उपरोक्त कविता द्रुत विलंबित छंद में है। छोटी सी इसकी व्याख्या है और आशा करते हैं आपको ये व्याख्या सहयोग देगी। और इस छंद में एक नगड़, ठीक है, नगड़ में तीनों ही स्वर मतलब क्या बोलते हैं, एक मात्रा होती है। ठीक है, और दीर्घ लघु होता है, एक तीनों ही मात्राएं जो होती हैं वो लघु होती हैं नगड़ में। दूसरा है एक भगड़, उसमें दो गुरु और एक गुरु और दो जो है लघु मात्राएं होती हैं। भगड़ में भी यही दो भगड़ होते हैं, दो भगड़ होते हैं, एक नगड़ और एक रगड़ है। चार इस प्रकार से होते हैं। जब हमें जहाँ पर हमें एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ मिल जाता है तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि द्रुत विलंबित छंद है। टोटल मात्राएं हम गिन सकते हैं, 3 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 5 11 और 4 होता है 15। ठीक है, तो 15 मात्राएं होती हैं द्रुत विलंबित छंद में। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि टोटल कितनी मात्राओं में द्रुत विलंबित छंद बनता है और क्या क्या उसकी पहचान है। तो एक नगड़, दो भगड़ और एक रगड़, ये होता है द्रुत विलंबित छंद की परिभाषा, आप लोग मेंशन कर लें। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताना है। यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है। शुद्ध वाक्य हमको बताना था, हमने अशुद्ध बोल दिया है शायद। तो आपको निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन है हमारे, यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया और
इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं। तो जो आंसर है इसका शुद्ध वाक्य है वो है सी सही। आयोग ने इसे सी माना है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, यही इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न दूसरा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी निदेशालय ने मूल वर्णमाला में, मानक वर्णमाला में कितने स्वरों को और कितने व्यंजनों को रखा है, ये हमको बताना है। आंसर ऑप्शन है हमारे 12 स्वर हैं 36 व्यंजन, 12 स्वर 35 व्यंजन, 11 स्वर 35 व्यंजन और 11 स्वर 36 व्यंजन। तो आंसर हमारा जो होगा वो सी सही हो जाएगा। 11 स्वर और 35 व्यंजनों को हमारे हिंदी वर्णमाला में मानक रूप से रखा गया है हिंदी निदेशालय के अनुसार। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लें। और ये इसका है 11 स्वर 35 व्यंजन हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है उच्च स्थान उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्चारण की दृष्टि से हमें बताना है कि कौन से वर्ग में आता है आ और आ। ठीक है, वैसे तो मोस्टली देखा जाता है कि जो स्वर हैं वो अल्प प्राण में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई अल्प प्राण में आता है, कोई महाप्राण में, कोई अघोष में, कोई कंठ में, ऐसे करके फिर भी विभाजन और कन्फ्यूजन होता है हमारे स्वर और व्यंजनों में। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि उच्चारण के स्थान से। ठीक है, तो तालव्य है, मूर्धन है और ओष्ठ है, कंठ है। तो आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा डी सही। कंठ आ और आ का उच्चारण स्थान है। इसके साथ ही मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ को, एक सूत्र है, उस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो कभी भी लाइफ में आप उच्चारण स्थान को गलत नहीं करेंगे, उच्चारण स्थान वाले प्रश्नों को। सूत्र है अकुह अकुह विसर्जनीयनाम नाम कंठा। ठीक है, कंठा, ये इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। लिखने में थोड़ा सा हो जाता है कि आपको हो सकता है ठीक से समझ नहीं आए, लेकिन पेन थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि नॉर्मली मैं फ़ोन से ही काम कराती हूँ आप सभी को, मेरे पास लैपटॉप नहीं है और बिना लैपटॉप के और पेन से थोड़ा सा गड़बड़ होता है राइटिंग में। पेन भी बहुत ज़्यादा हाईटेक वाला नहीं है, नॉर्मल सा वो पेन है, तो उसी से काम होता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, एक्यूरेट राइटिंग नहीं आ पाता है। तो आप इस चीज़ को कोऑपरेट करें मेरे साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आप लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे तो कभी भी उच्चारण स्थान के जो प्रश्न होते हैं कभी आपसे गलत नहीं होंगे। इसका है अ और आ। कु से सारे क वर्ड, जितने भी क वर्ड में आते हैं व्यंजन, वो सारे आ जाते हैं, और हा और विसर्ग, ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे कंठ उच्चारण स्थान में आती हैं। इसी प्रकार से आप और भी हमने सभी का सूत्र दिया है, कंठ का है, तालु का, मूर्धन का, दंत का, उष्ट का, नशिका का, सभी सूत्र हैं। और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, एक वीडियो है, आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, व्याकरण के नाम से है, उसमें है उच्चारण स्थान के प्रमुख सूत्र, ऐसे करके उसका नाम है, तो आप उसे देख लेंगे तो सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे और आपसे कभी भी उच्चारण स्थान वाले जो प्रश्न होते हैं कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे, उसके सारे सूत्र लिखे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक सूत्र दिया है क्योंकि सारे सूत्र बताएंगे तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर एक सूत्र की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक सूत्र दिया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से राजेंद्र की संस्मरण कृति कौन सी है। ठीक है, राजेंद्र यादव की हमें संस्मरण कृति बतानी है कि कौन सी है। जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की बारात, यारों के बहाने, ये 4 ऑप्शन हैं। आंसर जो होगा वो होगा हमारा यारों के बहाने। ठीक है, राजेंद्र यादव, छोटी सी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं, महत्वपूर्ण व्याख्या है। राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति यारों के बहाने है। वहीं इनके साथ जिया अमृतलाल नागर का है, ये जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का है। और यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर का संस्मरण कृति है। ये महत्वपूर्ण इसका व्याख्या है, आप लोग जरूर मेंशन करें अपने नोट्स में। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल किसने नाम दिया है, ये हमें बताना है।
बहुत ही हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम दिया है इसके लिए। तो इसमें हमें बताना है कि जो आधार कार्ड नाम दिया है वो किसने दिया है। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल और श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आंसर जो है वो हो जाएगा डी सही, डॉक्टर मोहन अवस्थी। ठीक है, ने आदिकाल के लिए एक नाम दिया है आधार काल। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है दूसरा है राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम मंजरी, रामाध्यान मंजरी किसकी है, ये हमें बताना है। रामाध्यान मंजरी, ठीक है, किसकी है। प्राणचंद चौहान की है, अग्रदास की है, हृदय राम की है, या फिर प्रियादास की है। तो ऑप्शन जो है अग्रदास के द्वारा है। अग्रदास ने रामाध्यान मंजरी को लिखा है। ये राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख ऐसे कवि हैं जिन्होंने मंजरी को जिन्होंने राम भक्ति काव्य धारा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने ध्यान मंजरी लिखा है। ठीक है, तो ये आंसर जो है अग्रदास हो जाएंगे, आप लोग इसको मेंशन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सार सुधा निधि पत्र किसके पत्र के संपादक थे। ठीक है, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे, कौन है ये हमें बताना है। प्रश्न है सदानंद मिश्र और वक्तार सिंह, दुर्गा प्रसाद मिश्र और रामदास सिंह। ये 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए सही। सार सुधा निधि पत्र के जो संपादक हैं सदानंद जी हैं। छोटी सी व्याख्या है, इस पत्र का प्रकाशन 13 अप्रैल 1879 ईस्वी में को आरंभ हुआ था। इस पत्र के संयुक्त संपादक थे, ठीक है, पंडित दुर्गा प्रसाद सहायक इसके साथ में थे, और गोविंद नारायण शंभुनाथ, ये लोगों के सहयोग से इस पत्र का संपादन किया गया था। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। ठीक है, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, ये कथन किसका है बताना है। भरत मुनि का है, राजेश यादव का है, राजशेखर का है, विश्वनाथ का है और भामा का है। तो आंसर जो है बी सही हो जाएगा। राजशेखर के द्वारा इन शब्दों को कहा गया है। शब्द और अर्थ दोनों ही शरीर की आत्मा हैं, एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ऐसा माना है राजशेखर ने। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव की चित्रण है। ये हमें बताना है कि राग दरबारी में जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ राग दरबारी है उसमें किस गांव का चित्रण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस प्रश्न को आप 22 के लिए ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर से ज़रूर इसको मेंशन करें इस। तो ठीक है, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है मीरगंज लिखा है यहाँ पे, मैरीगंज है। ठीक है, मैरीगंज आप लोग लिख लें, मैरीगंज या मीरगंज लिखा है, तो हो जाता है मिस्टेक थोड़ा सा टाइप करने में, तो आप लोग इसको डाउट ना करें। ठीक है, और नीचे भी लिखा है, अच्छा नीचे भी लिखा है, यहाँ नीचे मैरीगंज लिखा है, ऊपर मीरगंज लिखा है, सिपालगंज लिखा है और गंगोली गांव। ये 4 ऑप्शन हैं, आंसर हो जाएगा सी सही। सिपालगंज जो दरबारी राग दरबारी में जो कथानक है वो सिपालगंज का है। तो इस चीज़ को याद रख लें कि दरबार में सिपाल हैं। ठीक है, दरबार किसका लगता है, जैसे कि मुलायम सिंह हैं और अखिलेश यादव हैं, वहीं से आप लोग जोड़ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ये ट्रिक समझिए इसकी। तो दरबार में कौन बैठे हैं, सिपाल। ठीक है, तो सिपालगंज का इसमें मतलब उल्लेख हुआ है सिपालगंज का। दूसरा है, और इसके साथ ही उसकी और भी व्याख्या है, सिपालगंज का चित्रण हुआ है। वहीं फणेश्वर रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल है, उसमें मैरीगंज का हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है मैला आंचल, आंचल। ठीक है, मैला आंचल का है मैरीगंज में, मैला और मैरी ऐसे करके आप जोड़ के याद रख सकते हैं। दूसरा है राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव, आधा गांव गंगोली का है, आधे गांव में गंगोली है, ऐसे करके आप याद रख लेना इस चीज़ को। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, वरना निकल जाता है दिमाग से। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नागार्जुन का काव्य संग्रह बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें और तुमने कहा था। तो आंसर जो है वो है ए सही। ठीक है,
इनका जो काव्य संग्रह नहीं है वो युग की गंगा नहीं, बाकी तीनों इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इनकी छोटी सी व्याख्या को। युग की धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा आदि काव्य संग्रह नागार्जुन के, वहीं युग की गंगा काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, उनका पहला काव्य संग्रह 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण इसमें जो जानकारी होती है आप लोग इसे छोड़े नहीं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न दूसरा है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये संस्कृत अनुवाद है। और प्रश्न है, ऑप्शन है गंगा हिमालयात प्रवहति। ठीक है, दूसरा है गंगा हिमालयो प्रवहति, गंगा हिमालयाम प्रवहति, गंगा हिमालयण प्रवहति। तो आंसर आपको मालूम पड़ गया होगा, आंसर इसका है ए सही, गंगा हिमालयात प्रवहति। क्योंकि जहाँ पर कोई चीज़ किसी से अलग होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है, और इसी को हम ध्यान में रख के हम पता कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का युग्म गलत है। एक युग्म गलत है, वह युग्म हमें बताना है कि कौन सा, किस लेखक का युग्म गलत है। और ऑप्शन है हमारे निर्मल वर्मा, चीणों पर चांदनी। ठीक है, दूसरा अज्ञे, एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती हैं किन्नर देश, और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। ठीक है, तो यही गलत है, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। और ठीक है, और चिंतामणि कृत निबंध संग्रह है, ये संस्मरण कृति नहीं है, वो सॉरी यात्रा साहित्य नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल का जो है ये एक निबंध संग्रह है। और इसमें इसके 3 पार्ट हुए हैं चिंतामणि के, और तीनों पार्ट जब हम पढ़ाएंगे उसको डिटेल करवाएंगे तो आपको समझा देंगे, अभी इतना ही। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, गुण संधि, यड़ संधि और व्यंजन संधि। तो आंसर जो है हमारा ए सही हो जाएगा, विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस दा। ठीक है, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो आंसर इसका ए सही है, आप लोग ए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से व्यक्तवाचक संज्ञा हमें बतानी है। तो त्रिपिटक, भारत, लेखक और गंगा। ठीक है, तो व्यक्तवाचक संज्ञा हम समझ सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्थान, वस्तु या फिर व्यक्ति का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका लेखक। लेखक कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई एक पर्सन नहीं होता है। तो लेखक बहुत सारे हो सकते हैं, बच्चा भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी नाम भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे ये समूहवाचक संज्ञा में जाएंगे। लेखक शब्द जो है समूहवाचक में जाएगा, समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में जाता है, बाकी ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रीतिकाल कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। हमें ललित ललाम का जो कथा वस्तु है उसका मूल है वो हमें बताना है। ऑप्शन है पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, निम्न में से एक भी नहीं है। तो जैसा कि हमें पता चलता है कि क्या बोलते हैं, मतीराम ने जो बहुत सारे अलंकारिक ग्रंथ लिखे हैं और रीत ग्रंथ लिखे, 2 ही साहित्य लिखे हैं मतीराम ने, अलंकारिक और रीत ग्रंथ। तो इसमें जो है ललित ललाम है वो एक अलंकारिक ग्रंथ है, इनका रीतकालीन ग्रंथ नहीं है। ठीक है, और रीतकालीन ग्रंथ तो है लेकिन रीतबद्ध ग्रंथ नहीं है, यानी कि रीत परक श्रृंगारिक रचना नहीं है, ये एक अलंकारिक रचना है। तो आप लोग इसको आंसर सी लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंथ की किस कृति से उद्धृत हैं, ये बताना है। सुमित्रा नंदन पंथ की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ठीक है, ऑप्शन है युगांत है, ग्राम्या है, गुंजन है और स्वर्ण धूल है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, ग्राम्या की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, दुर्गा एकांकी के रचनाकार कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न। दुर्गा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर हैं, उपेंद्रनाथ अस्क हैं और उदय शंकर भट्ट हैं, सेठ गोविंद दास हैं। तो आंसर सी सही हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट के द्वारा ये रचना की गई है दुर्गा एकांकी की। ठीक है, इसके बाद प्रश्न दूसरा, सागर मुद्रा इनमें से
इनमें से किसकी कृति है? महत्वपूर्ण रचना है सागर मुद्रा, तो बहुत बार आती है। ऑप्शन है शमशेर बहादुर, सच्चानंद, हीरानंद वात्स्यन, आज्ञे, कुमार नारायण और हरि नारायण व्यास। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। वात्स्यन आज्ञे के द्वारा ये रचना लिखी गई है सागर मुद्रा। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मुख्य अर्थो बाघे तदोगे रूढ़ अर्थो विप्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। ठीक है, ये कथन इस कथन के आचार्य हैं, किसके द्वारा ये प्रमुख कथन दिया गया है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है कुंतक हैं, आनंदवर्धन हैं और विश्वनाथ हैं, मम्मट हैं। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। मम्मट के द्वारा ये बताया गया है मुख्य अर्थो बागर्थो तद्दोगे रूढ़ तो अर्थो प्रयोजनात्। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। मम्मट को आप लोग। इसके बाद प्रश्न दूसरा, नेक्स्ट प्रश्न है कृषक क्रंदन किसकी काव्य कृति है? कृषक कंधन किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर गया शुक्ल स्नेही की रचना है कृषक कंधन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? सभी लोग हम लोग जानते होंगे मुट्ठी गर्म करना सही मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है आग से तापना और बहुत अधिक पीटना, घूस लेना और बहुत सस्ता होना। तो आंसर हो जाएगा घूस लेना। ठीक है, घूस लेना। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम में इनमें से किस रस की प्रमुखता है? तो बताना है कि जो कालिदास का एक नाटक है कुमार संभवम, उसमें किस रस की प्रधानता है? तो ऑप्शन है वीर रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, वीर रस की प्रधानता है कुमार संभवम में। इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरा प्रश्न देखेंगे और आज इतना ही। सो थैंक यू और सभी के लिए गॉड ब्लेस।